शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। आज जो हमारा टॉपिक है लॉ गैट के हवाले से, आज हम कानून शहादत ऑर्डर करने जा रहे हैं 1984। ठीक है, ये हमारे 66 आर्टिकल हैं और ये वाद बुक है जो कि लॉ गैट के हवाले से सिलेबस में सारी की सारी रखी गई। बाकी सब का कोई ना कोई पोर्शन रखा गया, लेकिन इस सारी को डिस्कस किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इसके प्रीएम्बल की, इसके बनने की डेट की, ये कब बनी है। तो ये 28 अक्टूबर का महीना 10वां होता है, 1984 को ये इनेक्ट हुई, यानी ये बनी। उसके बाद इसको बनाने के लिए जो ऑर्डर हुआ था वो 5 जुलाई 1977 को हुआ था। उसके बाद ये जो उसी वक्त पूरे पाकिस्तान में ये एप्लीकेबल थी। ये थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री है। और इसमें एक और मेन चीज़ थी कि कानून शहादत ऑर्डर इससे पहले जो था लॉ ऑफ एविडेंस एक्ट था, जिसको लॉ ऑफ एविडेंस एक्ट 78 कहा जाता है। एविडेंस एक्ट 1872 लॉ ऑफ एविडेंस एक्ट, इससे ये ड्राइव किया गया। उसके बाद जब ज़ियाउल हक का दौर आया तो उसने इसको अमेंड करके क्या कर दिया, कानून शहादत ऑर्डर कर दिया। ये कानून शहादत ऑर्डर इसलिए बना कि उसको लगा कि इसमें कुछ इस्लामिक चीज़ें मिसिंग है, तो उसने क्या किया कि इसको इस्लामिक प्रिंसिपल के मुताबिक इसको अमेंड करने की कोशिश की। 70% कह लें या कह लें 50-50 कह लें, 50% सारा वही है, यानी ऑलमोस्ट वही है, लेकिन इसमें जो इस्लामिक चीज़ें हैं वो ऐड करके इसकी जो शहादतों का कुछ पैटर्न है वो इस्लामी कवानीन के मुताबिक कर दिया। क्योंकि हमारा सारा लॉ जो है वो इस्लाम पर बेस करता है। हमारे पास जो प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ है वो इस कुरान और सुन्नत है, तो ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक डेवलप किया गया। इस वजह से इसको लॉ ऑफ एविडेंस एक्ट कहने की बजाय कानून शहादत ऑर्डर 1984 कहा जाता है। और ये वाद ऑर्डर है पाकिस्तान में, जिसकी आज तक किसी सियासी जमात ने कोई मुखालफत नहीं की और जो एज इट एज चलता आ रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 1 की। स्टार्ट करते हैं प्रॉपर, साथ साथ वन लाइनर बनाते जाएं। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, दिस ऑर्डर में बी कॉल्ड द कानून शहादत ऑर्डर 1984। इसको कानून शहादत ऑर्डर 1984 कहा जाता है। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ पाकिस्तान एंड अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग बट डज नॉट अप्लाई टू प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर। यानी इसको कानून शहादत ऑर्डर कहा जाता है और ये तमाम पाकिस्तान की जो जुडिशियल प्रोसीडिंग है, तमाम पाकिस्तान की कोर्ट्स हैं, चाहे ट्राइब्यूनल हो चाहे मार्शल कोर्ट्स हो, कोई भी हो, उसमें एज ए एविडेंस के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन एक कोर्ट में ये इस्तेमाल नहीं होता और वो है आर्बिट्रेशन कोर्ट। उधर इसलिए अप्लाई नहीं होता क्योंकि आर्बिट्रेशन का मतलब होता है सुलह करवाना, मसालियत करवाना, और जब सुलह करवाई जाती है तब शहादतों की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि सुलह का सीन क्या है जी, हम मैटर ख़त्म करना चाहते हैं। जब हमने मैटर ख़त्म करना है तो ना गवाहों की ज़रूरत होती, ना शहादतों की ज़रूरत होती। लिहाजा आर्बिट्रेशन में ये कानून शहादत अप्लाई नहीं होता। उसके अलावा पाकिस्तान की तमाम जुडिशल प्रोसीडिंग में ये अप्लाई होता है और ये 1984 से पाकिस्तान में लागू है। बात करते हैं आर्टिकल 2 की। इंटरप्रिटेशन, कोर्ट क्या है, इंक्लूड ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस। वो तमाम जजेस मजिस्ट्रेट्स जो कानूनी तौर पर शहादतें हासिल करने का या कंडक्ट करवाने का हक रखते हैं, वो कौन से हैं, वो कोर्ट्स हैं, वो अदालतें हैं। यानी तमाम तरह की जो पाकिस्तान में अदालतें हैं वो कोर्ट्स हैं। डॉक्यूमेंट क्या है जी, डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब upon any substance by means of letter, figure or mark or by more than one of those means। one of those means का मतलब ये है कि इसमें फिगर्स की भी बात हुई, लेटर्स की भी बात हुई, मार्क की भी बात हुई। वो कहता है जिस भी डॉक्यूमेंट पर, जिस भी चीज़ पर कोई फिगर लिखी हो, नंबर लिखे हो, कोई अल्फाज लिखे हो या कोई निशान बना, वो किसकी अहमियत रखता है, वो डॉक्यूमेंट है। और अगर ये सारी चीज़ें एक ही डॉक्यूमेंट पर, यानी नंबर भी हों, निशान भी हों और लेटर्स भी हों, तो उसका मतलब क्या है कि ये डॉक्यूमेंट किसी लकड़ी के टुकड़े पर भी कोई चीज़ लिखी हुई हो सकती है, किसी लकड़ी के टुकड़े पर भी कोई चीज़ बनी हुई हो सकती है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये कागज़ पर ही हो। ठीक है, आगे जब हम जाएंगे तो ये सारी चीज़ें हमें डिटेल में पढ़ने में मिलेंगी। उसके बाद एविडेंस क्या है जी, इसी का जो है पहले हमने पढ़ा
कोर्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद एविडेंस। एविडेंस टू टाइप्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑरल एविडेंस और दूसरी है जी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अभी कल मैं एक जजमेंट्स पढ़ रहा था तो उसमें ये बताया जा वाज़े तौर पर, हम लॉ भी पढ़ेंगे तो जजमेंट्स बेसिकली मेन लॉ पर ही आती हैं, तो उसमें बताया ये जा रहा है कि ऑरल एविडेंस जितना भी इंपॉर्टेंट हो, ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए, ऑरल एविडेंस जितना भी इंपॉर्टेंट हो, जब उस पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ जाएगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हमेशा ऑरल एविडेंस की बजाय ज़बानी शहादत की बजाय जो कागजी शहादत है, जो दस्तावेजी शहादत है या जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो पढ़ते हैं पहले, आ स्टेटमेंट विच द कोर्ट परमिट और रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेस इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी सच स्टेटमेंट आर कॉल्ड ऑरल एविडेंस। वो तमाम ज़बानी शहादतें जो एक जज अदालत में किसी मैटर के मुताल्लिक मांगता है या तलब करता है या हासिल करता है, वो कौन सी शहादत है? वो ज़बानी शहादत है। All documents produced for the inspection of the court, such document are called documentary evidence। और उसी किसी मैटर के रिलेटेड कुछ जितने भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हमें मिलते हैं वो सारे क्या हैं? डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हैं। उसके बाद है जी फैक्ट्स क्या है? एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग्स capable of being perceived by the sense and any mental condition of which any person is conscious। हर वो चीज़ जो चीज़ किसी चीज़ के मुताल्लिक कोई होने का ना होने का की तरफ कोई इशारा करे, किसी भी चीज़ की तरफ, किसी मैटर की तरफ, तो वो क्या है? फैक्ट है। उसके बाद ये एक्सप्रेशन ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह की बात कर रहे हैं। उसके बाद अब बात करते हैं आर्टिकल 3 की। हु मे टेस्टिफाई, उर्दू में इसको कहते हैं कौन गवाही दे सकता है। इसका सिंपल सा आंसर ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पढ़ने के बजाय ये सुन लें, हु मे टेस्टिफाई, एवरी पर्सन, ऑल पर्सन कैन टेस्टिफाई, यानी हर बंदा गवाही दे सकता है। लेकिन फर्दर इन्होंने एक्सप्लेन किया, ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। चले मिलते हैं, हाँ जी करवाएं। ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, हर बंदा जो है, हर इंसान जो है गवाही देने के काबिल है। लेकिन आगे वो नई बात शुरू करता है, यहां तक कोमा लगाएं, आगे नई बात है। पहला कंसेप्ट वो जर्नल ये कहता है कि हर इंसान गवाही देने के काबिल है, अनलेस द कोर्ट कंसीडर दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू देम, यानी कि अगर कोर्ट उनको ये तसव्वुर कर ले कि ये जो है गवाही देने के काबिल नहीं है, और क्यों नहीं है आगे सुनो, or from giving rational answer to those questions by tender years, extreme old age, deceased, whether of body or mind or any other cause of the same kind। यानी एक बंदा ज़्यादा कम उम्री की वजह से क्वेश्चन को समझ नहीं सकता और उसका प्रॉपर आंसर नहीं कर सकता, एक बंदा ज़्यादा बूढ़ा होने की वजह से क्वेश्चन को समझ नहीं सकता, उसका आंसर नहीं कर सकता, और एक बीमार होने की वजह से क्वेश्चन को समझ नहीं सकता या उसका आंसर नहीं कर सकता, ऐसे लोगों को कोर्ट कंसीडर कर ले, समझ ले, तो ये लोग क्या है? गवाही देने के काबिल नहीं है। नेक्स्ट पढ़ें, प्रोवाइडेड दैट ए पर्सन शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई इफ ही हैज बीन कन्विक्टेड। कन्विक्टेड का मतलब होता है जो सजा याफ्ता होता है। कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट फॉर प्रीजुर और गिविंग फॉल्स एविडेंस, वो बंदा भी गवाही देने के काबिल नहीं है जो किसी केस में झूठी गवाही देने की वजह से सजा याफ्ता हो। अगला पढ़ते हैं, प्रोवाइडर फर्दर दैट द प्रोविजन ऑफ द फर्स्ट proviso shall not apply to a person about whom to court is satisfied that he has repented। repent का मतलब होता है तौबा करना, मुकर यानी सुधर जाना। repented thereafter and mended his way, यानी वो बंदा काबिल कबूल है गवाही देने के बाद के लिए। एक बंदे को झूठी गवाही दी, उसको सजा होगी, वो काबिल नहीं है गवाही देने। अगर वही बंदा बाद में अदालत के सामने एतराफ़ कर ले, तौबा कर ले, रिपेंट कर ले, खुद को अमेंड कर ले, चेंज कर ले कि मैं अब के बाद झूठी गवाही नहीं देता, मैंने तौबा कर ली है, तो अदालत कहती है, लॉ कहता है कि वो बंदा भी एलिजिबल है गवाही देने के। अगली बात सुनो,
Provided further that the court shall determine the competency of a witness in accordance with qualifications prescribed by the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah for a witness, and where such witness is not forthcoming, the court may take evidence of the witness who may be available. पहला तो ये है कि लॉ ये कहता है कि जो गवाहान है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होने चाहिए, अगर वो मौजूद नहीं है तो जो मौजूद है उनसे गवाही ले लो। इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ो। A lunatic is not incompetent। गौर करो दोबारा लॉ पर। A lunatic is not incompetent। अगर होता A lunatic is not competent तो फिर होना था कि ये काबिल नहीं है। अब वो बात करता है lunatic is not incompetent। इनकम्पिटेंट का मतलब है वो काबिल नहीं है, उसने साथ not लगा दिया है तो इट मीन्स कि वो काबिल है। बात समझ रहे हैं? इनकम्पिटेंट का मतलब क्या है? ना काबिल। इसका मतलब ऑलरेडी ना काबिल है। इससे पहले वो लगा रहा है नॉट, इट मीन्स कि ये ना खत्म हो गया। अब वो क्या बन गया? वो कंपिटेंट बन गया। ए लुनेटिक इज नॉट इनकम्पिटेंट, यानी पहले क्या था? अगर इनकम्पिटेंट की बजाय कंपिटेंट होता, नॉट कंपिटेंट होना था कि वो काबिल नहीं है। वो कहता है, उसने इनकम्पिटेंट का वर्ड यूज करके, नाकाबिल का वर्ड यूज करके उसने कहा नॉट इनकम्पिटेंट। इट मीन्स नॉट इनकम्पिटेंट है तो मतलब है वो कंपिटेंट। ये है लॉ की लैंग्वेज। आगे पढ़ते हैं। A lunatic is not incompetent to testify unless he is prevented by his lunacy from understanding the question put to him and giving rational answer to them। अब बात क्या है? दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। एक बंदा दिन के 10 घंटे ठीक रहता है, उसके बाद उसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं या कुछ भी होता है, तो लॉ कहता है ये जो 10 घंटे वो ठीक रहता है, इस दौरान वो कंपिटेंट विटनेस है। ओके, जब वो अपनी हालत में होता है ठीक है, जब हालत गैर में होता है तब वो कंपिटेंट नहीं है। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 से 14 तक इन लोगों के पास प्रिविलेज है। इन लोगों को जितनों का भी हम जिक्र करेंगे, इन लोगों को हम गवाही देने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि इनको लॉ प्रिविलेज देता है कि आप लोग बाउंड नहीं है जानबूझ के कोर्ट में गवाही देने की अपने मैटर के मुताल्लिक। अब कौन कौन से मैटर हम पढ़ते हैं। जज एंड मजिस्ट्रेट, नो जज और मजिस्ट्रेट एक्सेप्ट शेल, यानी कोई भी जज और मजिस्ट्रेट बाउंड ही नहीं है गवाही देने का, कोई उनको फोर्स ही नहीं कर सकता। एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ सम कोर्ट टू विच ही इज सबऑर्डिनेट टू कंपेल टू आंसर एनी क्वेश्चन एज टू हिज ओन कंडक्ट इन कोर्ट एज जज और मजिस्ट्रेट, यानी कोई भी जज है, कोई भी मजिस्ट्रेट है, उसको कोई बंदा भी फोर्स नहीं कर सकता कि वो कोर्ट में आके गवाही दे। हाँ, अगर कोई हायर कोर्ट से कोई स्पेशल ऑर्डर आता है, उस स्पेशल ऑर्डर के तहत वो जाएगा गवाही देने, अदरवाइज उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता। ठीक है, ओके हो गया। जज एंड मजिस्ट्रेट। उसके बाद आर्टिकल 5, communication during marriage, no person who is or has been married shall be compelled to disclose any communication made to him during marriage by any person to whom he is or has been married, यानी कोई भी बंदा मियाँ बीवी को फोर्स नहीं कर सकता कि वो अपने दरमियान होने वाले मामलात की कोई कन्वर्सेशन या कोई भी चीज़ डिस्क्लोज करें, उनको कोई बंदा फोर्स भी नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि वो उनके इंटरनल मामलात है। लॉ उनको प्रिविलेज देता है कि मियाँ बीवी अपने जितने भी उनके मामलात इंटरनल हैं, पर्सनल हैं, उनको कोई बंदा उनको फोर्स नहीं कर सकता कि ये आप शेयर करें या डिस्क्लोज करें कहीं भी कोर्ट में आके। आगे लॉ क्या कहता है जी। नॉट शैल ही बी परमिटेड टू डिस्क्लोज एनी सच कम्युनिकेशन अनलेस द पर्सन हु हैज मेड इट और इज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट कंसेंट एक्सेप्ट इन सूट बिटवीन मैरिड पर्सन्स or proceeding in which one married person is prosecuted for any crime committed against the other, यानी पहली बात तो यह है कि मियाँ बीवी की जो गवाही है आपस में नहीं मानी जाएगी या और ना उनको कोई फोर्स कर सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर मियाँ बीवी का कोई पर्सनल केस आ जाए
यानी डाइवोर्स का केस आ जाए, मेंटेनेंस का केस आ जाए, डेजोलेशन ऑफ मैरिज का केस आ जाए, उसके बाद रिकवरी ऑफ डॉवरी आर्टिकल का केस आ जाए, जो मियाँ बीवी के दरमियान फैमिली केसेस होते हैं, तो उसके दौरान वो एक सेपरेट सिनेरियो है। ठीक है, इब्राहिम समझ आ रही है? बात करते हैं आर्टिकल 6 की। Evidence as to affairs of state. No one shall be permitted to give any evidence derived from unpublished official record relating to any affair of state except with the permission of the officer at the head of the department concerned, who shall give or withhold such permission as the thinks fit. अब बात ये करता है कि कोई भी सरकारी ऑफिसर है, वो रिपोर्ट जो आम पब्लिक के लिए शाया नहीं हुई, आम पब्लिक को नहीं बताई गई, उसके लिए किसी भी ऑफिसर को फोर्स नहीं किया जा सकता कि ये चीज़, ये एविडेंस आप इसको, इसके मुतालिक एविडेंस दें। हाँ, उस डिपार्टमेंट का, उस अदारे का जो बड़ा हेड है, जो बड़ा ऑफिसर है, जो उस अदारे को होल्ड कर रहा है, अगर वो अलाउ करता है देन आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। आर्टिकल 7, official communication. No public officer shall be compelled to disclose communication made to him in official confidence when he consider that the public interest would suffer by the disclosure. यानी कोई भी सरकारी बंदा जो है, जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन उनके इंटरनल डिपार्टमेंट्स के होती है, उनको फोर्स नहीं कर सकता और ना उसको इजाज़त है वो इसको डिस्क्लोज करे। ठीक है, बात करते हैं आर्टिकल 8 की। इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस। कमीशन ऑफ ऑफेंस का मतलब होता है किसी जुर्म का होना, कमीशन होना। नो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू से वेयर ही गॉट एनी इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, एंड नो रेवेन्यू ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू whence he got any information as to commission of an offense against the public revenue. अब बात यह है, किसी भी मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर को ये नहीं पूछा जाएगा और ना उनको फोर्स किया जाएगा कि आप बताएं कि इस जुर्म के होने के मुताल्लिक आपके पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आई, या ना किसी रेवेन्यू ऑफिसर। अब रेवेन्यू ऑफिसर कौन से हैं? तहसीलदार, ACDC वगैरह, ये सारे क्या हैं? रेवेन्यू ऑफिसर। अब किसी रेवेन्यू ऑफिसर को भी नहीं पूछा जाएगा कि ये जो ऑफेंस हुआ या जो मैटर हुआ इसके मुताल्लिक आपके पास इंफॉर्मेशन क्यों आई, क्योंकि जो उनकी ड्यूटी थी वो उन्होंने परफॉर्म की है। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह पर बम प्लांट होता है, एक मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर के पास इतला आ जाती है कि 28/9/22 को फलां जगह पे बम ब्लास्ट होना है। वो वहाँ होने से पहले उस बम को डिस्पोज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, नकारा बना देते हैं। इट मीन्स कि पुलिस के पास इंफॉर्मेशन जहाँ से भी आई थी उन्होंने अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर दी है। वो जब उनसे पूछा जाएगा उन्होंने कहना है कि जनाब हमारा काम देखें, ये ना देखें कि कहाँ से आई है। जो काम था, जो टारगेट था, वो हमने अचीव किया है। इसके लिए आप हमें फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ उनको प्रिविलेज देता है, लॉ उनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, हाँ जी, क्योंकि अक्सर हमने पढ़ा होता है इस चीज़ के मुताल्लिक इतला दें, आपका नाम सिगाए राज में रखा जाएगा। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, ये बात आ गई मेरे प्यारे प्रोफेशन पर। नो एडवोकेट शैल एट एनी टाइम बी परमिटेड, यानी कोई वकील किसी वक्त भी उसको इजाज़त नहीं है। यानी होता है ना कि किसी वक्त वो अपने क्लाइंट की कोई चीज़ डिस्क्लोज कर दे। लॉ क्या कहता है, दोबारा पढ़ो। नो एडवोकेट शैल एट एनी टाइम बी परमिटेड, किसी भी वक्त उसको इजाज़त नहीं है कि वो कोई चीज़ अलाउ कर, शो करे, अनलेस विद हिज क्लाइंट एक्सप्रेस कंसेंट टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम द कोर्स एंड फॉर द पर्पज ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एज सच एडवोकेट बाई और ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट, और टू स्टेट कंटेंट और कंडीशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट विद विच ही हैज़ बीन बिकम एक्वेंटेड। एक्वेंटेड का मतलब होता है किसी चीज़ के मुताल्लिक वाकफियत रखना, किसी चीज़ के मुताल्लिक नॉलेज रखना। Acquainted in the courts and for the purpose of his professional employment or his and to disclose any advice
given by to him his client in the course and for the purpose of such employment provided that nothing in this article shall be protected disclosure। बात यह है कि कोई भी वकील उसको कहीं भी इजाज़त नहीं है, कभी भी इजाज़त नहीं है कि अपने क्लाइंट की कोई चीज़ किसी के साथ डिस्क्लोज़ करे, उसको एज ए एविडेंस यूज़ करे। हाँ, उसका क्लाइंट उसको इजाज़त दे देता है और बता देता है कि इतनी तक आप कर सकते हैं, तो वो एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन फिर भी उसको अलाउ नहीं है। बात पर करते हैं आर्टिकल 10 की। Article 9 to apply to interpreters, the provision of Article 9 shall apply to interpreter and the clerk or servant of advocates। आर्टिकल जो 9 है उसी तरह अप्लाई होता है जिस तरह आर्टिकल 10 जो है उसी तरह अप्लाई होता है जिस तरह आर्टिकल 9 है। यानी वकील भी नहीं बताएगा और उसका क्लर्क, उसका मुंशी भी बाउंड है, वो भी किसी को कोई चीज़ डिस्क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि इसके एक केस के मुताल्लिक वकील तो जानता ही होता है, क्लर्क मुंशी भी सारा कुछ जानते होते हैं। अगली बात करते हैं प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटियरिंग एविडेंस। अब ये बात ज़रा समझने वाली है और गौर करने वाली है, इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज होने से बचिएगा, लेकिन मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इफ़ एनी पार्टी टू ए सूट गिव्स एविडेंस देयर इन एट हिज ऑन instance or otherwise he shall not be deemed to have consented thereby to such disclosure as in mentioned in article 9, and if any party to a suit on proceeding calls any such advocate as a witness he shall be deemed to have been consented to such disclosure only if he questioned such advocate on matters which but for such question he would not be at liberty to disclose। आखिरी लाइन दोबारा पढ़ते हैं, he would not be at liberty to disclose। यानी एक क्लाइंट जो होता है वो अपने मैटर के मुताल्लिक खुद एक केस में एविडेंस दे देता है, गवाही दे देता है, उसको डिस्क्लोज कर देता है। इट डजंट मीन कि उसने वकील को अलाउ कर दिया, चाहे वो अपनी आज़ादाना मर्जी से बयान दे रहा है, लेकिन अगर वो वकील को भी कहता है ये सारा केस है, वकील को भी कहता है आप इसमें एविडेंस दो, तो वकील को इतना वो अलाउ करता है, इतना पोर्शन कि आप इतना बोल सकते हैं। He would not be at liberty to disclose, यानी उस पर पाबंदी है कि वो बाकी ये जो सारा मैटर है उसके मुताल्लिक नहीं बोलेगा, चाहे उसने खुद सारी कुछ बताया हो, वकील को इतना अलाउ किया कि इतने बताएगा। ये नहीं है कि वो सारा खुद से ही जो नहीं भी पूछा गया वो भी बताता फिर। एक बंदे से हाई कोर्ट का रास्ता पूछे, वो कहता है हाई कोर्ट से निकलना, उसके बाद माल रोड पे जाना, माल रोड के आगे पंजाब असम्बली है, उसके बाद साथ वो फ्लैटी है और सारे होटल। नहीं भाई, तेरे से हाई कोर्ट पूछा गया, यानी जितना पूछा गया उतना बता। बात समझ रहे? आगे नहीं बताना कि लाहौर में उसके बाद यादगार भी है, मीनार पाकिस्तान भी है, बादशाह मस्जिद भी है। भाई नहीं, वो हाई कोर्ट पूछ रहा है, ठीक है, उसके अलावा तुझे इजाज़त नहीं आगे बोलने की। कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइज़र, आर्टिकल 12। Confidential communication with legal advisor, no one shall be compelled to disclose to the court, tribunal or other authority exercise judicial or quasi-judicial power or jurisdiction any confidential communication which he has been placed between him and his legal professional advisor unless he offer himself as a witness, in which case he may be compelled to disclose any such communication as may be appear to court necessary to be taken known in order to explain any evidence which he has been given but not others। यानी कोई जज, कोई ट्राइब्यूनल, कोई भी कोर्ट है, कोई भी बंदा है सरकारी जो उसका ऑफिशियल एडवाइज़र है, उस उनके दरमियान जितनी भी कम्युनिकेशन हुई है उसको वो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते और कोई बंदा भी उनको कंपेल नहीं कर सकता। हाँ, वो विटनेस खुद कहे कि मैं इस चीज़ के मतलब गवाही देना चाहता हूँ, तो वो एक सेपरेट सिनेरियो है, ठीक है। बात करते हैं आर्टिकल 13 की। प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड ऑफ विटनेस नॉट ए पार्टी। फॉर एग्जाम्पल, ए ने केस किया बी के खिलाफ, डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है एक्स के खिलाफ, एक्स के पास। केस किन के दरमियान है? ए और बी के दरमियान। डॉक्यूमेंट टाइटल किसके पास है? एक्स के पास। पढ़ो आप। No witness who is not a party to a suit shall be compelled to produce his title deeds to any property or any document in virtue of which he hold any property as pledge or mortgage, or any document the production of which might tend to criminate him unless he has been agreed in writing to produce them with the person seeking the production of such deeds or some
पर्सन थ्रू होम ही क्लेम्स, यानी कोई भी बंदा है जो एक केस की पार्टी नहीं है, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि वो डॉक्यूमेंट पेश करे। केस ए और बी का है, आप एक्स को नहीं फोर्स कर सकते कि भाई इसका जो टाइटल डीड है, डॉक्यूमेंट एक आपके पास भी पड़ा वो हमें चाहिए, नहीं दे सकता, भाई उसके पास है, केस आप लोगों का, आप भुगतो, ठीक है। आप उस तीसरे बंदे को फोर्स नहीं कर सकते जिसका लेना देने को नहीं। हाँ, वो अगर खुद इन राइटिंग देता है कि ये डॉक्यूमेंट मैं पेश करता हूँ तो वो अलग बात है। आर्टिकल 14, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट विच अनदर पर्सन हैविंग पोजेशन कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस। अब इसका सिनेरियो सुनो। No one shall be compelled to produce document in his possession which any other person would be entitled to refuse to produce if they were in his possession, unless such last mentioned person consent to their production. ए का डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट किसका है? ए का है, पड़ा किसके पास है? बी के पास। वाई और एक्स के दरमियान केस चल रहा है। वाई कहता है बी को कहता है भाई तेरे पास एक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, वो पेश कर। डॉक्यूमेंट किसका है? कब्जे किसके में? लेकिन उसकी एंटाइटलमेंट, उसके बारे में हाँ ना का जो इख्तियार है वो किसके पास है? जब बी को फोर्स किया जाएगा वो कहेगा भाई मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास बस पड़ा हुआ है, मेरे पास उस डॉक्यूमेंट की पोजेशन है, कब्जा है मेरे पास, इख्तियार नहीं है उसका, मेरे पास इख्तियार ए के पास है। हाँ, ये बंदा मुझे अलाउ करता है तो फिर बी कहेगा मैं डॉक्यूमेंट पेश कर देता हूँ, अदरवाइज मैं आप लोगों के कहने पे वो डॉक्यूमेंट पेश नहीं करूँ। ठीक है, ये 14 तक, 1 से 14 तक ये जो हैं ये वो लोग हैं जो कि डॉक्यूमेंट इनको प्रिविलेज हासिल है कि ये जब चाहें और जब इनको आप फोर्स करें ये गवाही देने के लिए, इनको आप कंपेल या फोर्स नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 14 तक था। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 स्टार्ट करते हैं। विटनेस नॉट एक्सक्यूज्ड फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट, यानी अगर किसी भी गवाह से कोई सवाल पूछा जाएगा तो वो इस वजह से उससे इनकार नहीं करेगा कि ये उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करवा सकता है या उसके खिलाफ साबित भी हो सकता है। मतलब ये है कि जिससे जो सवाल पूछा जाएगा वो उसका आंसर देने के लिए पाबंद है। इसके लिए एक मैं लाइन लिखता हूँ, अक्सर बोलता हूँ, ही इज़ बाउंड टू आंसर। लिखो, ही इज़ बाउंड टू आंसर, he is bound to answer. A witness shall not be excused from answering any question as to any matter relevant to the matter in issue in any suit or in any civil or criminal proceeding upon the ground that the answer to such questions will criminate or may tend directly or indirectly to criminate such witness, or that it will expose or tend directly or indirectly to expose such witness as to penalty or forfeiture of any kind। यानी कोई भी गवाह जो एक किसी केस में एज ए विटनेस बन के कोई भी इंसान आ गया, गवाह बन के आ गया, उससे जो भी सवाल किया जाएगा केस के मुतल्लक वो उसका जवाब देने के लिए बाउंड है, और वो ये बहाना बनाकर उसका जवाब देने से नहीं मुकर सकता कि अगर मैंने इसका जवाब दिया तो ये मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। Provided that no such answer which a witness shall be compelled to give shall subject him to any arrest or prosecution or be proved against him in any criminal proceeding except a prosecution for giving false evidence by such witness। अगर वो झूठी गवाही दे रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यानी वो बंदा सच बोलने की बजाय जानबूझ के बात को चेंज कर रहा है, झूठी गवाही दे रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। अब अगली एक मज़ेदार चीज़ शुरू होने वाली है। ये जो आर्टिकल 16 हम पढ़ने जाएंगे, 16, 17 और ऑनवर्ड एक नया सीन शुरू होने वाला है। तब तक मैंने कहा कि इसको ज़रा साफ कर लिया जाए।
जो अपना मैदान है वो खुला कर लिया जाए। कानून शहादत ऑर्डर 1984, ये है आर्टिकल 16 अकम्प्लिस। अकम्प्लिस का मतलब होता है शरीके जुर्म। इसके बहुत सारे मतलब हैं, ये देखें। शरीके जुर्म, वादा माफ गवाह, पंजाबी में इसको कहते हैं भाईवाल, उर्दू में इसको कहते हैं साथी भी कहते हैं, यानी दोस्त साथी कंपनी वाला। अब पढ़ो इसको। An accomplice shall be competent witness against an accused person except in the case of an offense punishable with had, and a conviction is not illegal merely because it proceeds upon the uncorroborated testimony of an accomplice। पहली बात तो ये है कि जो accomplice है वो एक competent witness है अपने बाकी साथियों के मुतालिक। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, 5 लोगों ने मिलकर एक कत्ल किया है। इनमें से ये तीसरे नंबर वाला बंदा जो है ये क्या बन जाता है? अकम्प्लिस बन जाता है, वादा माफ गवाह बन जाएगा। जब ये बन जाएगा, ये कहता है कि हमने मिलके किया है, उस सब का बर्डन इन पर पड़ेगा, क्योंकि ये कह रहा है कि मैं मौजूद था इनके साथ। इट मीन्स जो साथी साथ करने वाला था वो झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन इसका ये मतलब भी हरगिज़ नहीं है कि बस इसी की बात मानकर सबको सज़ा दे दी जाएगी। उस बात को एज ए एविडेंस माना ज़रूर जाएगा, लेकिन फिर भी साबित करना पड़ेगा। वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस ज़रूर है, उस गवाही को, उस शहादत को एज ए एविडेंस एक हद तक माना जाएगा। ये नहीं है कि उसी की गवाही पर बाकी सबको सज़ा होगी, लेकिन इतना मान लिया जाएगा कि हाँ कुछ क्लू मिल गया, उनका अपना साथी बोल पड़ा उनके खिलाफ। इसको जब पीपीसी के मुताबिक, पाकिस्तान लॉ के मुताबिक इस पर कोई केस बनेगा तो इसको वादा माफ गवाह बनने की वजह से कुछ फ़ायदा होगा। अगर केस आ जाएगा हद की कंडीशन में, हद मीन्स इस्लामिक लॉ के मुताबिक, यानी एक बंदा जना करता है, कत्ल करता है, शराब पीता है, उसकी सज़ा हद में रखी गई है। तो जो हद की सज़ा है, चाहे वो वादा माफ गवाह बन भी जाए, उसको मिलेगी मिलेगी। इस्लाम में कोई उसको प्रिविलेज नहीं मिलेगी। हाँ, मैन मेड लॉ के मुताबिक उसको प्रिविलेज मिलेगी। ठीक है, इसको बंद कर दें। आर्टिकल 17 कंपिटेंसी एंड नंबर ऑफ विटनेस। आर्टिकल 3 पर मैंने बताया था कि कौन गवाही दे सकता है। इस पर मैं आपको बता रहा हूं कि कितने लोग गवाही दे सकते हैं। इन दोनों के मुताल्लिक मैंने कंसेप्ट रखा हुआ है, कौन और कितने। ठीक है, यानी उसमें यह था भी कौन गवाही देने के काबिल है, इसमें यह हम पढ़ेंगे कि कितने लोग गवाही देने के काबिल हैं और उनकी रेशो क्या है गवाहों की। यानी कंपिटेंसी एंड नंबर ऑफ विटनेस। The competency of a person to testify and the number of witnesses required in any case shall be determined in accordance with the injunction of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah। पहली बात ये करता है कि उसने शैल कह दिया पहले पोर्शन में कि वो शैल भी, वो जो जितने भी गवाहान हैं वो किसके मुताबिक होने चाहिए? अकॉर्डिंग टू इंजंक्शन ऑफ इस्लाम, कुरान और सुन्नत के मुताबिक होने चाहिए। Witness required in any case shall be determined in accordance with the injunction of Islam। अच्छा, नंबर 2 पे पढ़ते हैं, इसी का सब आर्टिकल 2 है। Unless otherwise provided in any law relating to the enforcement of हदूद or any other law, special law और हदूद law के अलावा, in matter pertaining to financial or future obligations, if reduced to writing, the instrument shall be attested by 2 men। यानी अगर कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशंस हो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17, नंबर ऑफ विटनेस,
नंबर ऑफ विटनेस में है ये कि क्या है, वो कहता है कि अगर कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशंस आपने डिसाइड करनी है, फ्यूचर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर ऑब्लिगेशंस, फ्यूचर ऑब्लिगेशंस है, पहली बात वो क्या करता है, शैल बी अटेस्टेड, शैल का वर्ड साथ पढ़ें, शैल बी अटेस्टेड बाय 2 men, कितने लोग, 2 men यानी 2 मर्द, और 1 man and 2 women। दूसरी बात में वो क्या कहता है, अगर 2 मर्द नहीं है, 1 man 2 women। आगे पढ़ते हैं, सो दैट वन मे बी रिमाइंड द अदर इफ नेसेसरी एंड एडवाइस शैल बी लेड अकॉर्डिंगली एंड, यानी अगर पहली बात यह है कि 2 मर्द, दूसरी कंडीशन में 1 man 2 women, ये इसलिए है कि अगर कोई भूल जाए तो दूसरा उसको याद दिलाए कि ये हमने किया था या ये हमारे दरमियान हुआ। इसी का सब रूल, सब आर्टिकल 2 का बी पढ़ते हैं, इन ऑल अदर मैटर, बाकी तमाम मैटर्स में द कोर्ट में एक्सेप्ट और एक्ट ऑन द टेस्टिमनी ऑफ 1 man और 1 woman और सच अदर एविडेंस एज द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस में वारंट, यानी बाकी तमाम सूरतों में एक मर्द एक औरत, ठीक है। ये था हमारा आर्टिकल 17। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो गया, एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो गया यहां से, एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स। अब बात आ गई है फैक्ट इन इशू की और रेलिवेंट फैक्ट की। अब इधर गौर करें, फैक्ट इन इशू, रेलिवेंट फैक्ट। ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। अब कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ए ने बी को डंडा मारा, बी मर गया, ठीक है। ए का बी को मारना और बी का मर जाना क्या है, फैक्ट इन इशू है। एक केस में जो मेन मुद्दा होता है, जो मेन मसला होता है, वो फैक्ट इन इशू है। आज के बाद ये चीज़ अपने ज़हन में बिठा लें, क्योंकि हर बार मौका नहीं मिलेगा कि आप चीज़ें नई नई सीखते रहें, नए नया कोई बंदा आपको हर रोज़ चीज़ें बताता रहे। एक केस में जो मेन मुद्दा होता है, जो मेन वजह अनाद होती है, वो क्या होता है इब्राहिम भाई, फैक्ट इन इशू। उसके बाद उस चीज़ को साबित करने के लिए या उसको सपोर्ट करने के लिए जितनी चीज़ें होती हैं वो रेलिवेंट फैक्ट होती हैं, ठीक है। यानी उसने डंडा मारा, बंदा मर गया, इससे पीछे इनके दरमियान तनाज़ा क्या था, फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। मिसाल दे रहा हूँ एक, ए ने बी को डंडा मारा और बी क्या है, डेड, मर गया, उसका मर्डर हो गया। जो मर्डर होना है ना बेसिकली वो फैक्ट इन इशू है, ठीक है। यानी जो मेन वजह बनी है केस की, जो मेन मुद्दा बना है, वो क्या है, फैक्ट इन इशू है। अब ए ने बी को क्यों मारा, इनकी पुरानी कोई लड़ाई चल रही थी। लड़ाई किस पर थी, इनका कोई पैसों का लेन देन था। पैसों का लेन देन क्या था, ये आपस में कारोबार करते थे। अच्छा, इसने मारा क्यों, क्योंकि इससे पहले इनकी आपस में तू मैं हुई थी। यानी और ये इसने मारा कितने बजे, ये 10 बजे निकल रहा था तो इसने उसको रास्ते में पकड़ के मारा। अच्छा, डंडा जो था वो लकड़ी का था या बांस का था, कौन सी चीज़ थी, ठीक है। डंडा प्लेन था, कैसा था, सर पे लगा है, यहाँ पे लगा है, कहाँ पे लगा, ये सारी चीज़ें क्या हैं, रेलिवेंट फैक्ट है। मरना क्या है, ए का बी को मारना फैक्ट इन इशू है। किस तरह मारा, वजह अनाद क्या थी, सारे मसले मसाइल क्या थे, वो सारे क्या हैं, रेलिवेंट फैक्ट है, ठीक हो गया। अब इसको पढ़ते हैं।
Evidence may be given in any suit or proceeding of the existence of non-existence of every fact in issue and such other facts as or hereinafter declared to be relevant and of no others. यानी एविडेंस में भी गिवन इन एनी सूट, कोई भी चीज़, कोई भी शहादतें जो दी गई और प्रोसीडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू, यानी जो फैक्ट इन इशू बना है या नहीं बना, एंड सच अदर फैक्ट और एज हियर इन आफ्टर डिक्लेयर टू बी रेलिवेंट एंड ऑफ नो अदर्स। अब ये चैप्टर जो रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट है ना, इसके मतलब हम ये सारा पढ़ेंगे कि इसके मतलब कौन कौन सी चीज़ रेलिवेंट है, कौन कौन सी इररेलिवेंट है, किस तरह ये चीज़ रेलिवेंट हो रही है। ये बता रहा है कि अगर एक केस आ गया फैक्ट इन इशू है, उसके मतलब गवाही किस तरह देनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ उसमें रेलिवेंट है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 19 की। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। Facts which though not in issue are so connected with the fact in issue as to form part of the same transaction are relevant whether they occurred at the same time and place or at different time and place। यानी इसमें बात ये करता है कि रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स, वो चीज़ें जो हैं वो रेलिवेंट्स हैं, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, जो उनके दरमियान जो सारे मामलात होते रहें। इधर मैंने एक एग्जांपल दी, सोनिया इधर गौर करो, इधर मैंने एक एग्जांपल दी कि उनके दरमियान वजह अनाद क्या थी, क्यों आपस में उनकी लड़ाई हुई, उसके मारने की वजह क्या थी, पहले उनके दरमियान लेन देन था, उस पर लड़ाई हुई, पैसों की वजह से लड़ाई हुई, फिर उसने मारा, कहाँ पे मारा, ये सारी क्या है, ये एक चेन है, लेन देन, लड़ाई, उसके बाद मारना, उसके बाद ये सारा होना। एक दम से बंदा कोई नहीं किसी को मारता, ऐसा कोई भी पागल नहीं है किसी भी जगह में, पूरी एक चेन होती है हर चीज़ के पीछे। तो वो ये कहता है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब ये नहीं कि पैसों का ही लेन देन हो, यानी कि एक जो चेन बनी थी एक वजह अनाद की, वो सारी क्या है, सेम ट्रांजैक्शन, और वो सारा मैटर क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। हाँ, उसने उसी वक्त मारा, उसके बाद प्लानिंग करके मारा, कैसे मारा, ये सारी चीज़ें क्या हैं, रेलिवेंट है। बात करते हैं आर्टिकल 20 की। Facts which are the occasion, cause or fact of fact in issue। Facts which are the occasion, cause or effect, immediate or otherwise, of relevant facts or fact in issue, or which constitute the state of things under which they happened or which afforded on an opportunity for their occurrence or transaction are relevant। अब इसमें बात ये करता है occasion मौका, काज वजह, अफेक्ट उसका असर, यानी एक काम हुआ है उसके मुतल्लिक जो ओकेजन है, मौका है, जो मामलात हैं वो सारे क्या हैं, रेलिवेंट। फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल सुनो, ए निकलता है घर से जब निकलता है बैंक जाता है, पैसे लाता है, रास्ते में उसकी चोरी हो जाती वापसी पर। अब क्या था, चोरी कितने बजे हुई, 10 बजे दिन के। किस प्लेस पर हुई, वो भी ऑलरेडी फिक्स था, यानी वो प्लेस, वो टाइम, उसका निकलना, उधर जाना, वो सारी चीज़ें क्या हैं, रेलिवेंट है। यानी किसी को पता था कि इसको पैसे मिलने, किसी को पता था कि ये पैसे लेके इतने बजे यहाँ पहुँचेगा, किसी को तो आइडिया था ना उस टाइम, प्लेस, उस सारे मैटर का, सारी चीज़ें क्या हैं, रेलिवेंट है। कानून शहादत ऑर्डर जब हम पढ़ेंगे, हमने चीज़ों को रेलिवेंट बनाना है चैप्टर 3 के मुताबिक, किस किस एंगल से वो एक दूसरे से रेलिवेंट हो सकती हैं। आर्टिकल 21, मोटिव प्रिपरेशन। And previous or subsequent conduct, any fact is relevant which shows or constitute a motive or preparation for any fact in issue or relevant fact। हर वो चीज़
जो किसी के काम के मुतल्लक होने के मुतल्लक पाई जाए वो रेलिवेंट फैक्ट इन इशू के भी रेलिवेंट है और रेलिवेंट फैक्ट भी है। कैसे? यानी एक मैटर हुआ, अभी मैंने मर्डर की एक एग्जांपल दी थी, उस मर्डर को बनाने के लिए कोई पीछे मोटिव भी तो था। मोटिव क्या था? ग्रज था। उसके बाद प्रिपरेशन थी, उसके बाद उन्होंने प्रीवियस प्लानिंग की हुई थी, उसके बाद उन्होंने को पता था कि मारने के बाद हमने कैसे सेव होना है, सब्सिक्वेंट उनके पास प्लान था। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? रेलिवेंट है। The conduct of any party or of any agent to any party to any suit or proceeding in reference to such suit or proceeding or in reference to any fact in issue therein or relevant thereto, and the conduct of any person an offense against whom is the subject of any proceeding is relevant if such conduct influence or is influenced by any fact in issue or relevant that act and whether it was previous or subsequent thereto। बात वही है जो मैंने बता दी है। आर्टिकल 22 फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलिवेंट फैक्ट्स, वो फैक्ट्स जिनको एक्सप्लेन करना ज़रूरी हो या जिनके मुतल्लक जांच पड़ताल करना ज़रूरी हो। अब जब आर्टिकल हम 22 की बात करेंगे, कानून शहादत के मुताबिक इसका एक टाइटल लाइन है, आइडेंटिफिकेशन परेड। आर्टिकल 22 को आइडेंटिफिकेशन परेड भी कहते हैं, शनाख्त परेड जिसको उर्दू में कहते हैं। लिखें ये, इस वजह से मैं कहता हूँ कि हर किसी के पास बुक भी होनी चाहिए और पेन भी होना चाहिए, नोटबुक भी होनी चाहिए कि जो जो चीज़ें मैं बताता जाऊँ। कानून शहादत एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको पढ़ने के लिए, सुनने के लिए भी जिगर चाहिए होता है। जिगर गुर्दे के बिना ये भी काम नहीं करता, ये हिम्मत का काम है। ये बड़ा खुश्क सब्जेक्ट है, यानी इसमें कोई अच्छी बात नहीं है। माशाल्लाह आप रज के बोर होते हैं इसमें, लेकिन अगर समझने के लिए, समझाने के लिए इंसान अच्छा हो तो कुछ चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, अदरवाइज़ दिल नहीं करता इसको पढ़ने को। ऐसा खुशक सब्जेक्ट है। आइडेंटिफिकेशन परेड, आर्टिकल 22 का जब भी कानून शहादत का जिक्र आएगा तो सबसे पहले जिक्र आएगा आइडेंटिफिकेशन परेड का। पूरा आर्टिकल पढ़ लो, कहीं भी आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं लिखा हो। मैंने एक दफ़ा, मेरे पास एक एसोसिएट आया, मैंने उसको कहा कि मुझे आइडेंटिफिकेशन परेड पढ़ना, कल आपने एक पूरा आर्टिकल बना कर देना, रिसर्च करके देनी। सुबह वो आया, मैंने कहा हाँ बना लिए, नाम नहीं लूँगा। कहता सर मुझे पता ही नहीं है वो है कहाँ पे। मैंने कहा आर्टिकल 22 पढ़ना था। सर उसमें कुछ भी नहीं है आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में। मैंने कहा फिर ठीक है, अब मुझे पता चल गया कि तुझे बताना पड़ेगा कि उसमें क्या है। Fact necessary to explain or introduce fact in issue or relevant fact or which support or rebut interference suggested by a fact in issue or relevant fact or which establish the identity of any thing or person whose identity is relevant or fix the time or place at which any fact in issue or relevant fact happened or which show the relation of parties by whom any such fact was transacted are relevant insofar as they are necessary for that purpose। बात क्या है, कई थाने में 4 से 5 लोग पकड़े जाते हैं, कहीं पर 4 से 5 लोग पकड़े जाते हैं, 4 कर लें या 5 लोग अरेस्ट हो जाते हैं। उससे पहले 4 महीने पहले किसी दोस्त की गाड़ी चोरी हुई होती है, उसको नहीं पता होता गाड़ी चोरी हुई होती है, उसको नहीं पता होता। नामलूम चोर आते हैं, उसको रोकते हैं, गाड़ी चोरी कर लेते हैं, नामलूम के खिलाफ FIR हुई। इधर पुलिस, गाड़ी चोरी होती है जी कसूर में, चोर अरेस्ट होते हैं लाहौर में। जब अरेस्ट होता है, गैंग अरेस्ट होता है गाड़ी चोरों का, तो अरेस्ट होता है तो पता चलता है इधर भी उन दिनों चोरियां हुई थी। ये जो सर्कल महीना 2 महीने 4 महीने थे, इन दिनों उधर भी गाड़ियों की चोरी हुई थी। तो इस FIR को भी इतला दी जाती है भाई, और ये भी कहता है कि तेरी भी चोरी की FIR है, तो भी इनको शनाख्त कर ले, क्या पता तेरे वो ही मुलज़म हों जिन्होंने बाकी गाड़ियां उठाई हैं।
ये बंदा जो उनको शनाख्त करने जाता है उस सारे प्रोसेस को आइडेंटिफिकेशन परेड कहते हैं, शनाख्त परेड कहते हैं। हाँ, अब इसको नहीं पता कि वो कौन से हैं। इस जेल में आइडेंटिफिकेशन परेड होती है, उसमें जो मुद्दई होता है FIR का, जिसको मुस्तगीस कहते हैं, FIR का मुद्दई नहीं होता, उसको मुस्तगीस कहते हैं। जो कंप्लेनेंट होता है उसको मुद्दई नहीं कहते, मुस्तगीस कहते हैं। मुद्दई सिविल में कहते हैं, क्रिमिनल में उसको मुस्तगीस कहते हैं। जो मुस्तगीस होता है उसको बुलाया जाता है, जेल में मजिस्ट्रेट भी मौजूद होता है फर्स्ट क्लास, और मुस्तगीस भी होता है, साथ वो चोर भी होते हैं, उसमें कुछ और लोग भी शामिल होते हैं। अब जो मुद्दई होता है, या सॉरी मुस्तगीस होता है, उसने पहचानना होता है कि ये लोग थे, ये इनकी हाइट थी, ये वेट था, ये इनका फेस था। वो अगर उनको शिनाख्त कर लेता है तो वो चोर साबित हो जाता है, अगर नहीं करता तो उनको उस पर्चे में डिस्चार्ज कर दिया जाता। ठीक, ये शनाख्त परेड का एक हल्का सा प्रोसेस था। यानी वो क्यों उनको उसमें शनाख्त परेड करवाएगी, क्योंकि वो गाड़ी चोरी का गैंग था। उन दिनों बहुत ज़्यादा चोरियाँ हो रही थी, जितनी चोरियाँ थी उन लोगों को बुलाया गया कि भाई इनको शनाख्त कर लो, आपके चोर तो नहीं। ठीक है, अब इसको दोबारा पढ़ो। आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन हुज आइडेंटिटी इज रेलिवेंट और फिक्स द टाइम प्लेस एट विच फैक्ट इन इशू। यानी किसी चीज़ के मतलब उसकी टाइमिंग, उसका रेलिवेंट होना, प्लेस का रेलिवेंट होना, चोरी का रेलिवेंट होना, वो सारी चीज़ें क्या थी, रेलिवेंट हो रही थी। बात करते हैं आर्टिकल 23 के। थिंग सेड और डन बाय कंस्पायरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिज़ाइन। कॉन्स्पायरेटर की बात आ गई है इसमें जी, कंस्पिरेसी, साजिश। यूं साजिशों से तो हारा नहीं जाऊंगा, तेरे चाहने से तो मारा नहीं जाऊंगा, तुम पर लाजम है कि लगाओ अल्ज़ाम मुझ पर, मुकाबले में तो तुझसे हारा नहीं जाऊंगा। तो ये मेरा अपना एक शेर था साजिश के बारे में। ये आर्टिकल 23 जो है ना, सारा इसी पे शेर था। तो यानी आर्टिकल 23 याद रखना हो तो ये शेर भी साथ याद रहेगा, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। थिंग सैड और डन बाय कंस्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिज़ाइन, यानी लोगों की साजिश जब सबका मकसद और नीयत एक हो। Where there is reasonable ground to believe that two or more persons having conspired together to commit an offence or an actionable wrong, anything said, done or written by any one of such person in reference to their common intention after the time when such intention was first entertained by any one of them is a relevant fact as against each of person believed to be so conspiring, as well as for the purpose of the proving the existence of the conspiracy, as for the purpose of the showing that any such person was a party to it। यानी कुछ लोगों का मिलके किसी एक चीज़ के मुताल्लिक साजिश करना जो है, किसी एक काम के मुताल्लिक, वो सारा क्या है, रेलिवेंट। अब बात यह है कि उनमें से कोई एक भी उस काम को परफॉर्म करता है, उसी वक्त करता है या उससे कुछ दिन बाद करता है, वो हर एक बंदा जो है वो उसके लिए क्या है, रेलिवेंट है और रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, एक मैटर में 4 से 5 लोग मिल के बैठ के करते हैं जी, हमने एक बैंक लूटना है। बैंक लूटने के लिए वो बाद में करते क्या, 3 जाते हैं, 3 नहीं जाते, वो रैकी करते हैं कि पुलिस का क्या सीन है, इधर लोग कैसे आ रहे हैं, वो दूर बैठे होते, चोरी अंदर करने 3 जाते हैं। यानी जो गए हैं वो भी रेलिवेंट है, जो नहीं गए वो भी रेलिवेंट है, क्योंकि साजिश तो सब ने की है ना, प्लान तो सब ने किया है। 109 का याद है ना, PPC 109 जो साजिश करते हैं। पाकिस्तान में एक बंदे को 109 के तहत आज तक सज़ा हुई है और वो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। क्या कहता है, अब ये नहीं कहना कि सर कुछ नहीं कहता। चलें जी, आर्टिकल 24 बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करते हैं। कंस्पायरेसी, व्हेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट। फैक्ट रेलिवेंट नहीं है लेकिन क्या है, रेलिवेंट है। कैसे? आर्टिकल 24 इसको बेसिकली बोलते हैं प्ली ऑफ एलिबाई। एलिबाई, अब ये देख लो, लिखा कुछ होता है, सेंस उसकी कुछ होती है, यही लॉ है।
प्ली ऑफ एली भाई, इसको पढ़ो आप गौर से। फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट, रेलिवेंट नहीं है लेकिन रेलिवेंट हैं इफ़ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट्स। जब एक बंदा एक काम के होने के साथ रिलेट ही नहीं कर रहा, इनकंसिस्टेंट है, उससे जुड़ ही नहीं पा रहा। कंसिस्टेंसी किसी चीज़ से जुड़ती है ना, लगातार कोई काम होता रहा। इनकंसिस्ट मतलब वो उससे रिलेट नहीं है, मुखालफ है, रेलिवेंट नहीं है। अब कैसे नहीं है, अब दूसरा पार्ट पढ़ो इसका। If by themselves or in connection with other fact they make the existence or non-existence of any fact in issue or relevant fact highly probable or improbable। दोबारा पढ़ो, existence और non-existence, और करो इधर। एक बंदे का मर्डर होता है, आप भी कहेंगे सर क्या सारे बंदे उड़ाए जा रहे हैं। एक बंदे का कत्ल होता है लाहौर में, ए का मर्डर हो गया लाहौर में, बी पर इल्ज़ाम लगा दिया कि बी ने ए को मारा है। जब बी को पता चलता है कि उस पर इल्ज़ाम लग गया, इसका मर्डर लाहौर में होता है दिन 12 बजे। अब जब बी पर इल्ज़ाम लगाया गया, बी कहता है जनाब जब 12 बजे मर्डर हुआ था दैट टाइम आई वाज इन कराची, दैट टाइम ऑन दैट डे आई वाज इन कराची। अब मर्डर ए का हुआ है, मारा किसने, कहते हैं बी ने मारा है। इसने एक बंदे को दिन 12 बजे लाहौर में मारा है, ये कहता है दैट टाइम आई वाज इन कराची, उस वक्त मैं कराची में था, मैं इधर था ही नहीं। यानी बात किसकी हो रही है, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंसी। और ये जो प्ली ले रहा है कि मैं इधर नहीं था, वो प्ली है प्ली ऑफ एली भाई। एली भाई मतलब मैं कहीं और था, मैं इधर नहीं था। हाँ, अब ये कहीं और था तो बर्डन ऑफ प्रूफ इसी पे है कि ये साबित करे कि ये कैसे कहीं और था। तो ये इसको कैसे साबित करेगा, अब वो इधर था या नहीं है। जब उसने प्ली ले लिया तो वो रेलिवेंट है, जब उस पर इल्ज़ाम भी लग गया तो वो केस से रेलिवेंट है। लेकिन अब उस पर साबित करने की जिम्मेदारी आ गई। वो कहेगा ये मेरे होटल की बुकिंग देखें, ये मेरे प्लेन की बुकिंग देखें, या ये मेरे टूल प्लाज़ों की टिकटें देखें, ये मेरे उधर की CCTV फुटेज देखें, वहाँ की किसी होटल की, किसी रेस्टोरेंट की, या किसी मीटिंग हॉल की। मैं तो उस वक्त कराची था, मैं इसको 12 बजे कैसे मार सकता हूँ। ये देखें मैं 12 बजे उधर बैठा हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ, अपनी बिज़नेस डील कर रहा हूँ, या ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, क्या कुछ भी। यानी जो बंदा प्ली लेगा कि मैं उस वक्त उस जगह पर मौजूद नहीं था, वो जो प्ली है उसको लॉ के टर्म में प्ली ऑफ एली भाई कहते हैं। समझ आ गई। आर्टिकल 25, in suits for damages fact tending to enable court to determine amount are relevant। यानी एक बंदा जितनी भी अमाउंट डिमांड करेगा लेकिन होगा वही जो कोर्ट डिसाइड करेगा। इन सूट्स इन विच डैमेजेस आर क्लेम्ड एनी फैक्ट विच विल एनेबल द कोर्ट टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ डैमेजेस विच आउट टू बी अवार्डेड इज रेलिवेंट। यानी एक बंदा कहता है मैंने किसी से 10 लाख लेना है, लॉ कहती है जी 10 लाख बनता ही नहीं, आपका 2 लाख बनता, लो पकड़ो बात खत्म। यानी बात वही है, डैमेजेस आप जितने मर्जी क्लेम कर लें लेकिन हो गए वही जो कोर्ट डिसाइड करेगी, अमाउंट डिटरमिन बाय द कोर्ट। आर्टिकल 25 को जब याद रखना है तो डैमेजेस की बात याद रखनी, बोलेगा नहीं। डैमेजेस डिटरमिन बाय द कोर्ट्स। फैक्ट्स रेलिवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। जब किसी के हक या किसी रस्म और रिवाज की बात इशू में आ जाए, मसले में आ जाए, तनाज़ा बन जाए, वो क्या है, रेलिवेंट है। Where the question is in as the existence of any right or custom, the following facts are relevant. Any transaction which the right or custom in question was created, claimed, modified, recognized, asserted or denied, or which was inconsistent with its existence. Particular instance in which the right or customs was claimed, recognized or exercised, or in which its exercise was disputed, asserted or departed from. अब इसका मेन जो थीम है, मतलब कुछ और होता है, असल चीज़ कुछ और होती है। अब बताना ये चाह रहा है कोई राइट, किसी का कोई हक, कोई रस्म, कोई रिवाज या कोई तनाज़ा ऐसे तनाज़े में आ जाए, कोई कहता है कोई कहता नहीं है, उस जिसका कहना है कि है वो भी रेलिवेंट है, जो कहता नहीं है वो भी रेलिवेंट, क्योंकि वो साबित करने पे आ गई है बात।
ठीक है। फॉर एग्जांपल एक गांव होता है, ये गांव है, इसको एक रास्ता ये जाता है, बाद में एक रास्ता ये निकल आता है, इस रास्ते को ख़त्म करने लगते हैं, कुछ पब्लिक खड़ी होती है, रौला डाल देती कि हम नहीं ख़त्म करने देंगे, ये पुराना रास्ता है। ये कहता है जनाब वो रास्ता है ही नहीं, ये सरकारी रास्ता है। अब इसको साबित करना होगा ये रास्ता पुराना था भी या नहीं है, यानी कोई चीज़ जो है थी नहीं है, कोई रस्म आ जाती है, कोई कस्टम्स आ जाती है, उसको भी ऐसे ही साबित करना वो कस्टम थी भी या नहीं थी। ये सारी उसका होना ना होना जो है रेलिवेंट है, क्योंकि जब एक चीज़ इशू में आ गई है, कंट्रोवर्सी में आ गई है, वो क्या है, रेलिवेंट। बात करते हैं 27 की। 27 facts showing existence of state of mind or body of feeling. Facts showing the existence of any state of mind such as intention, knowledge, good faith, negligence, rashness, ill will or goodwill towards any particular person, और showing particular person को underline करना है, any particular person को, any particular person, or showing the existence of any state of body or bodily feelings, bodily feelings को भी underline कर लें, और relevant when, relevant को भी underline करना, when the existence of any such state of mind or bodily feeling is in issue relevant। अब बात क्या है, हम 5, 10, 15, 20 लोग जो बैठे हैं क्लास में, बात करते करते एकदम जिक्र आता है अकमल का, सब का जिक्र आता रहता है, रज़ा सुकून से सुनता है, ये शुजा है, ये ज़ुहैब है, ये ज़िया है, ये इब्राहिम है, रज़ा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही अकमल का जिक्र आता है एकदम से ये लाल पीला, और इसकी बॉडी फीलिंग और माइंड एक्सप्रेशन, फेस एक्सप्रेशन टोटल चेंज हो जाते हैं। उसके कुछ अरसे बाद उसको चोटें आ जाती है, उसको कोई बंदा फैंटी लगा के या ज़ख्मी करके भाग जाता है, वो पहला शक रज़ा पे जाएगा, वो रेलिवेंट है। क्योंकि जब हम मीटिंग में बैठे हुए थे, जब सब का जिक्र हो रहा था, रज़ा की फीलिंग, बॉडी एक्सप्रेशंस चेंज नहीं हुए थे, जैसे ही अकमल का जिक्र आया ये एकदम से लाल पीला होना शुरू हो गया था, एकदम से इसके तासरात ही चेंज हो गए थे। यानी यहाँ पे स्टेट ऑफ माइंड, बॉडीली फीलिंग्स, बॉडी एक्सप्रेशंस, फेस एक्सप्रेशन तक रेलिवेंट होते हैं। बात समझ आ गई? देखो रज़ा तुझे टारगेट करके कितना इंपॉर्टेंट मसला सुलझा दिया। आर्टिकल 28, बॉडी फीलिंग्स, फेस एक्सप्रेशंस। ये मैं ना भी लिखूँ तो मेरा काम चल जाता है, लेकिन इनको शॉर्ट लाइनों में जब आप वर्ड्स में लिखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा वो यार आर्टिकल 27 तो बॉडी फीलिंग और फेस एक्सप्रेशंस को डील करता है, 26 जो है वो कस्टम्स को डील करता है, 27 डैमेजेस को, 24 प्ली ऑफ एलिबाई को, 23 जो है वो आइडेंटिफिकेशन परेड को डील करता है, 23 जो है वो कॉन्स्पिरेसी को डील करता है। ये छोटे छोटे लफ्ज़ जो होते हैं वो आर्टिकल्स को याद करने में हेल्प आउट करते हैं। ठीक हो गया। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे जब टेस्ट होंगे ये आपकी फिंगर टिप्स पे होंगे, फिंगर टिप्स पे ना हुए तो हम पीसी में होंगे। यार 8 पढ़ते हैं। 28 फैक्ट्स बीरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। When there is a question whether an act was accidental or intentional or done by with particular knowledge or intention that the fact such act formed part of a series of similar occurrence in each of the which the person doing the act was concerned is relevant. Act was accidental or intentional. Accidental है या इंटेंशनल है। बात क्या है, गौर करो अल्लाह के बंदों, अब भी अगर आप लोग नहीं ना सुधरते तो अल्लाह की मार है। रज़ा को याद रखता है। लास्ट टाइम मेरे पास स्टूडेंट था जैन और कोई 1-2 और नाम थे, वही मैं रखे हुए थे पूरे सेशन। रज़ा के घर को आग लग जाती है अनफॉर्चुनेटली। आप फोकस करें, घर को आग लग जाती है,
अब देखना ये है, ये क्या करता है, ये इंश्योरेंस क्लेम करता है। ये जब इंश्योरेंस क्लेम करता है तो लॉ डिपार्टमेंट इंक्वायरी करते हुए ये देखेगा कि इसके घर को एक्सीडेंटल आग लगी है या इसने इंटेंशनली तौर पर लगाई है। इसका अब साबका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। इससे पहले इसने कोई गाड़ी जलाकर तो क्लेम नहीं की इंश्योरेंस क्लेम्स डिपार्टमेंट से, या इससे पहले इसने कोई और चीज़ जलाकर तो इंश्योरेंस क्लेम नहीं की। अगर इसने पहले ऐसा किया है तो ये तसव्वुर होगा जो इसने हाउस जलाया है, हाउस बर्न किया है, वो सारा क्या है, इंटेंशनल है। अगर पहली दफ़ा हुआ है तो उसके फैक्ट्स वगैरह सारी चीज़ें क्या है, रेलिवेंट है। यानी एक्सीडेंटल है तब भी रेलिवेंट है, इंटेंशनल है तब भी रेलिवेंट है। अब इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं। एक बंदा है वो चर्स बेचता है। अब कल मैं कोर्ट में बैठा हुआ था असजद जवेद गुराल की कोर्ट में, तो 1100 ग्राम की बेल थी तो उसने कैंसिल कर दी। क्यों कैंसिल की? क्योंकि हत्ता के ले लेते हैं 1100, ये 1400 तक भी हाई कोर्ट उठा लेती, लेकिन उन्होंने नहीं ली। उन्होंने क्यों नहीं ली? उन्होंने कहा कि ये इससे पहले 2-3 दफ़ा कन्विक्शन हो चुकी है 9C में, यानी ये फर्स्ट टाइमर नहीं है, इंटेंशनल आदि मुजरम है। ठीक है, पीछे रिकॉर्ड है, सीरीज ऑफ एक्ट है कंडक्ट। अब इसके अलावा भी इसकी एग्जांपल्स बहुत सारी हैं। तो यानी ऐसी 28 के मुताबिक चीज़ एक्सीडेंटल है मैटर या इंटेंशनल है, ये भी रेलिवेंट है। बात करते हैं 29 की। ये छोटे छोटे लफ्ज़ मैं आपको इसलिए देता हूँ ताकि आपको आर्टिकल ज़हन में रखने के लिए आसानी हो। पेपर में आपके ज़हन में हर आर्टिकल के मुताल्लिक छोटी छोटी स्टेटमेंट जब होगी ना, आप पेपर देखेंगे आपको पता चल, अच्छा ये तो फ़लाँ आर्टिकल है, इसका आंसर फ़लाँ है, ओके गया। मेरे स्टूडेंट क्यों फेल नहीं होते अल्हम्दुलिल्लाह? उसकी रीज़न ये है कि उनके दिमाग में पूरे पूरे आर्टिकल बैठे होते हैं, बेरेक्ट बैठे होते हैं। जब बेरेक्ट वो पढ़ते हैं उनके लिए मसला ही नहीं होता, आर्टिकल से क्वेश्चन बनाएगा ना किसी से। जब आपकी पूरे आर्टिकल पर ग्रिप होगी, जहाँ से मर्जी वो क्वेश्चन बनाता, फिर टेंशन तो नहीं ना होगी। अब जिस तरह आप पढ़ रहे हैं आपको तो वैसे ही टेंशन नहीं होगी। 29 पढ़ते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलिवेंट when there is a question whether a particular act was done in the existence of any course of business according to which it naturally would have been done is a relevant। यानी वो कहता है नेचुरल कोर्स ऑफ बिजनेस जो है वो भी रेलिवेंट है। फॉर एग्जांपल हम सारे प्रोफेशनल एडवोकेट्स हैं, हमने 4 बजे एकेडमी आना होता है क्लास के लिए। फॉर एग्जांपल 8 से 4 तक ऑफिस वर्क, ये रेलिवेंट है। 4 से 6 एकेडमी टाइम, ये रेलिवेंट है। अब रज़ा हर रोज़ 4 से 6 एकेडमी आ रहा है, ट्यूसडे को नहीं आता, घर भी नहीं जाता, कहीं और भी नहीं होता, तो ये कहाँ है? ये रेलिवेंट है। यानी वो रूटीन से हटा कैसे? एक चीज़ रूटीन में चल रही है, रूटीन उसकी वही है। वो जब चीज़ रूटीन से, नेचर से, कोर्स ऑफ बिजनेस से हटती है तो वो क्या है? रेलिवेंट है। ठीक है, दैट्स इट। नया चैप्टर, यानी इसी चैप्टर का नया पार्ट शुरू हो गया। ये मैं ब्रेज करने लगा हूँ। रज़ा ने पहला टेस्ट नहीं ना दिया, चलें कंग्रेचुलेशन। एडमिशंस आर्टिकल 30। एडमिशन और कन्फेशन, इसके बाद हम कन्फेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले एडमिशन पढ़ते हैं। एडमिशन का मतलब होता है किसी चीज़ का इतराफ़ कर लेना, एडमिट कर लेना, मान लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल अक़बाल जुर्म और चीज़ है, वो कन्फेशन है। ए ने बी के ख़िलाफ़ केस किया कि ये एक्स प्रॉपर्टी जो है मेरी है, बी एडमिट कर लेता है जी इसी की।
मुझे कोई इशू नहीं। एडमिशन सिविल में आता है, कन्फेशन क्रिमिनल में आती है। ये चीज़ अंडरस्टूड कर लें। ज़ुएब आ रही है ना समझ? चलें, एडमिशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं आर्टिकल 30 में। एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट ऑरल और डॉक्यूमेंट्री विच सजेस्ट एनी इंटरफेरेंस as to any fact in issue or relevant fact and which is made by any of person and under the circumstances hereinafter mentioned। यानी एडमिशन क्या है, कोई भी बंदा किसी भी केस का मतलब जो एक चीज़ एक स्टेटमेंट दे देता है, स्टेटमेंट वो ऑरल भी हो सकती है, वो डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है, किसी चीज़ को किसी के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लेना। 31 एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। The statement made by a party to the proceeding or by an agent to any such party whom the courts regard under the circumstances of the case as expressly or impliedly authorized to him by him to make them admissions. The statement made by the parties to suit, suing or sued or is a representative character are not admissions unless they were made while the party making that them held the character। अब बात ये एडमिशन क्या है? एडमिशन एक स्टेटमेंट ऑफ माइंड है जो कोई ज़बानी तौर पर या डॉक्यूमेंट्री भी दे सकता है, लेकिन इधर बात हो रही है एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। यानी एक बंदा खुद भी किसी चीज़ के मुतालिक एडमिशन दे सकता है या उसने आगे कोई बंदा उसका एजेंट या उसका कोई नुमाइंदा भी उसके बिहाफ पर एडमिशन किसी के मुतालिक दे सकता है, वो रेलिवेंट है। ठीक है, बात करते हैं, ये समझ आ गया ना? 22 एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट। स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन हुज पोजीशन और लाइबिलिटी इट इज नेसेसरी टू प्रूव एज अगेंस्ट एनी पार्टी टू द सूट और एडमिशंस इफ सच स्टेटमेंट would be relevant as against such person in relation to such position or relevant in a suit brought by or against them, and if they are made whilst the person making them occupies such position or subject to such liability। and admissions by persons whose position must be proved as against the party। बात ये है, A undertake to collect rent for B। A कहता है कि मैं B के लिए किराया लूँगा। B sues A for not collecting rent due from C। यानी A अंडरटेक्स देता है कि मैं B के लिए रेंट इकट्ठा करूँगा, जो B है वो A पर केस कर देता है कि वो C से नहीं लेगा। यानी पहले ये इसमें कहता है कि जो भी बंदा है जो जिसके मुताल्लिक कोई राय देगा, पहले उसकी पोजीशन इंप्रूव की जाएगी कि इसके पास ये अथॉरिटी एडमिशन देने की है भी या नहीं है। ठीक है, यानी जो बंदा किसी के बिहाफ पर काम करने जा रहा है, पहले ये चेक कर लो भाई इसको ऑथराइज भी है या नहीं है। यानी किसी कंपनी की डीलरशिप कोई लेता है, पहले ये चेक किया जाता है कि भाई इसके पास ऑथेंटिसिटी है भी इस डीलरशिप की कि नहीं है, ये उस कंपनी की तरफ से या उस अदारे या उस पर्सन की तरफ से ऑथराइज्ड है भी या नहीं है। 33 वो इतना चलता होता। एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर टू बाय पार्टी टू सूट। अब ये चीज़ है एक्सप्रेसली रेफर्ड। Statement made by person to whom a party to the suit has expressly referred for information in reference to matter the dispute or admissions। एक बंदे को एक्सप्रेसली वाज़े तौर पर रेफर कर देता है। सोनिया इधर गौर करो, ए बी को एक मकान बेचता है, ए बी को मकान बेचता है, ए बी को कहता है मकान बहुत ज़बरदस्त है, नहीं यकीन सी से कन्फर्म कर लो। ए ने क्या किया, सी को रेफ़र किया। मकान किसको बेच रहा है, बी को। बी को कहता है आप सी से भी तसल्ली कर सकते हैं। दोबारा अब इसकी स्टेटमेंट, एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर टू बाय पार्टी टू सूट। यानी जो केस की पार्टी है, केस की पार्टी कौन है, ए और बी है। बी को कहता है सी से रेफर पता कर लो। यानी सी को क्या है, उसने वाज़े तौर पर रेफ़र किया हो, मुझ पे नहीं यकीन तो इससे कन्फर्म कर लो। ठीक है, जो चीज़ वाज़े तौर पर किसी और पर ट्रांसफ़र कर दी जाए, वो रेफ़र कर दी जाए।
वो भी एडमिशन दे सकता। हाँ, ये जो वो सी राय देगा वो राय क्या है, रेलिवेंट है। आर्टिकल 34, दो आर्टिकल और। Proof of admission against person making them and by or on their behalf. Admission are relevant and may be proved as against the person who makes them or his representative in interest, but the cannot be proved by on behalf of the person who makes them or by his representative in interest except in the following cases. अब इसमें यह कहता है प्रूफ ऑफ एडमिशंस अगेंस्ट पर्सनस मेकिंग देम एंड बाय और ऑन देयर बिहाफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी किसी की चीज़ के मतलब कोई एतराफ़ किया जाएगा या कोई प्रूफ दिया जाएगा या कोई स्टेटमेंट दी जाएगी या कोई एडमिशन दिया जाएगा तो उससे पहले ये देखा जाएगा कि ये इसके बिहाफ पर दे भी सकता है या नहीं। एन एडमिशन मे बी प्रूव्ड ऑन और बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इफ़ when it is of such a nature and that if the person making it were dead it would be relevant as between third person under article 46। अब बात ये है, दो बंदों के दरमियान तीसरा बंदा राय दे रहा है तो उस बंदे की राय उस वक्त तक वो देगा जब ये देखा जाएगा कि वो मरा भी है या नहीं है। फॉर एग्जांपल, डाइंग डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट है। डाइंग डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट देने की बजाय पहले ये कन्फर्म करना होगा जिसके बिहाफ पर तो स्टेटमेंट दे रहा है उसकी कंडीशन क्या है, वो है भी या मर गया है। जब वो मर जाएगा तो फिर आपकी डाइंग डिक्लेरेशन कबूल होगी, जब वो जिंदा है तो इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है। An admission may be proved or on behalf of the person making it, it would be consist of say statement of the existence of any state of mind, body, relevant issue in fact or about। यानी जो भी एक बंदा स्टेटमेंट दे रहा है सबसे पहले ये देखना होगा कि इसके ज़हन में इसकी कैफियत में क्या चल रहा है, इसकी मेंटली और बॉडी फीलिंग क्या है, कंडीशन क्या है। 35 ओहो, when oral admission as to content of document are relevant, oral admission as to content of a document are not relevant unless and until the party proposing to prove them showing that he is entitled to give secondary evidence of the content of documents such document under the rules hereinafter contained or unless the genuineness of a document produced is in question। यानी पहली बात तो ये करता है oral evidence, oral admission as to contents of document are not relevant। जब बात आ गई है oral admission पर, उस पर जब डॉक्यूमेंट आ गया तो oral admission तो रेलिवेंट नहीं है क्योंकि उस पर डॉक्यूमेंट आ गया। ठीक है, बात खत्म। जब उनके सही साबित और ना साबित होने का तनाज़ा आ गया हो तो वो सारी चीज़ें रेलिवेंट हैं। एक बंदा ज़मानी शहादत देता है, उसी पर वो डॉक्यूमेंट्री चीज़ दे देता है तो वो दोनों डिफरेंट हो जाती हैं। ठीक है, दोबारा पढ़ो। Oral admission as to contents of a document are not relevant। oral जो admission है ना, वो जब उस पर कागजात आ जाएंगे तो वो oral admission relevant नहीं है। Unless and until the party proposing to prove them as showing that he is entitled to give secondary evidence of the contents of such document under the rules hereinafter contained or unless the genuineness of a document produced as it in question। जब उस डॉक्यूमेंट का सही साबित होना क्वेश्चन में आ जाए तो तब उस बात पर गौर किया जा सकता है। अदरवाइज़ जब वो पार्टी कहे कि मैं इस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर मैं कोई और डॉक्यूमेंट पेश करना चाहूँगी, नहीं तो जो ऑरल एविडेंस है उसको जो बाद में डॉक्यूमेंट आता है वो उसको ख़त्म कर देता है। ठीक है। 36 वेरी गुड। अगर आप ना होते तो आज काउंटिंग आगे पीछे हो जानी थी। एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलिवेंट। सिविल केसेस में जो एडमिशन है वो कब और कैसे रेलिवेंट है, पढ़ो। इन सिविल केसेस नो एडमिशन इज रेलिवेंट। बात आ गई, वो कहता है सिविल केसेस में शुजा, सिविल केसेस में एडमिशन रेलिवेंट नहीं है। कैसे आ गया? इफ इट इज मेड ईदर अपॉन एन एक्सप्रेस कंडीशन दैट एविडेंस ऑफ it is not, if it is not to be given or under circumstances from which the court can enter that the parties agree together that evidence of it should not be given। यानी सिविल केसेस में एडमिशन रेलिवेंट ही नहीं है।
लेकिन अगर पार्टी कहे कि हम इसके खिलाफ गवाही ही शहादतें ही नहीं देना चाहते, हम मानते हैं, ओके बात खत्म। पहली तो वो कहता है रेलिवेंट ही नहीं। लेकिन वही बात, एक कहता है ये मकान मेरा, भी कहता है ठीक है मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं, एडमिशन हो गया। नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल बी टेकन टू एग्जेम्प्ट एनी एडवोकेट फ्रॉम गिविंग एविडेंस ऑफ एनी मैटर ऑफ द विच ही मे बी कंपेल्ड टू गिव एविडेंस अंडर आर्टिकल 20 और आर्टिकल 9। यानी यही बात है कि एक वकील को भी इजाज़त नहीं किसी चीज़ के मुताल्लिक़ में गवाही देता फिर, पूछा किसी ने है नहीं तो ऐसे ही चला जाए।